नाज़रीन, 22 जनवरी 2022 में लाहौर सीआईए में तैनात सब इंस्पेक्टर आबद भट्टी, जो 2 थानों में एसएचओ और 4 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारियां निभा चुका है, उसे अचानक क्यों बर्खास्त कर दिया जाता है। एक मर्डर की तफ्तीश करता है, उसके बाद उसकी बर्खास्तगी हो जाती है। उसके साथ किस तरह का नारवा सलूक उसके अजीजों अकारब और हालात करते हैं और किस नहज पर उसको ला खड़ा करते हैं। इस दौरान क्या कुछ हुआ, आबद भट्टी ने फैसला किया कि मैं ये सब कुछ मीडिया के ऊपर लेके आऊंगा और सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इसी की जुबानी ये कहानी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 19 साल हो गया मुझे इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बने हुए। 24 घंटे भी काम किया है, 2 दिन सोए भी नहीं। पुलिस मुकाबले की FIR और दहशतगर्दी की FIR मेरी मदयत में मौजूद है। बाद में मुझे थ्रेट भी किया गया। मैंने जितने भी रेड किए, इत्तफाक की बात है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरी हर रेड के साथ मुद्दई मुकदमा साथ था। ये जुल्म और जबर करने वाले लोग हैं और गरीबों पे जुल्म करते हैं। डिपार्टमेंट के ही लोगों के जरिए मुझ तक पैसों की ऑफर है। ऐसे मुल्जमान जिनका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके कहने पे मुझे डिसमिस कर देना, और वो भी तब करना सर जब मेरे बच्चे बड़े चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वो कुछ सामने ले आऊँगा जिसे लाते हुए लोगों की कांपे टांग जाती हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ जो थाना गुलशन इकबाल में SHO रहे, जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर SHO रहे। 4 जगह इन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की हैसियत से महकमा पुलिस में अपनी सर्विसेज फराम की, चौकी इंचार्ज भी रहे और एक नहायत ही निडर और बहादुर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इन्होंने महकमा पुलिस को अपनी खिदमात पेश की, सर्व किया। और तमाम सहाफ़ी बरादरी भी जानती हैं कि ये एक ईमानदार तरीन पुलिस अफसर है। ना ये धौंस लेता था, ना किसी से खोंस लेता था, ना ही मुकमका करता था। आखिरकार ये किस तरह लुकमा अजल बन गया, ये SHO से किस तरह ये शरीफ एक नेक दीनत इंसान आज मोटरसाइकिल ऊबर पे चला रहा है और अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा है। वो लोग जो महकमे में रहकर ताकत का चश्मा होते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि यही मातहत लोग हैं जिनकी बदौलत में आज ताकत का जो मेरी ताकत का चश्मा है, जो मेरी ताकत की असल बुनियाद है, वो उनके सीनों के ऊपर पाँव रख के अपनी CRO और अपनी कमांडरशिप को किस तरह क्लियर करते हैं। ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है और हैरत अंगेज़ बात है। ये सारी बातें सुनने से पहले दिल को थाम लीजिएगा, आप घबरा जाएंगे, हिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम यासर भाई। आबिद भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ भाई। मैंने आपको एक इतना एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर देखा हुआ है। आप थाना गुलशन इकबाल और पता नहीं दूसरे कौन से थाने, नसीराबाद में SHO आपकी रही और बड़ी कामयाब रही, और आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम को कंट्रोल भी किया। उसके बाद आपने, उससे पहले आप चौकी इंचार्ज थे, फिर वहाँ पे भी आपने बड़ा क्राइम को कंट्रोल किया। फिर जहाँ जहाँ थानों में आप रहे, एक आपने अपना मुकाम बनाया, फिर CIA में चले गए। वहाँ क्या ऊपर आपके ऊपर बिजलियाँ गिर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, बात ऐसे है कि 19 साल हो गया मुझे इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बने हुए, और पंजाब पब्लिक सर्विस एग्जाम 22 फरवरी को आपको डिसमिस किया गया? जी, 22 फरवरी, ये पिछले साल 8 महीने हो गए। और मैं बीमार था काफ़ी ज़्यादा। पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर दे के ASI भर्ती हुई? जी 2003 में मैंने कमीशन के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई ओपन मेरिट पे, ASI भर्ती हुआ था। उसके बाद 19 साल हो गए डिपार्टमेंट को, अपने दिन रात दिए हैं। 24 घंटे भी काम किया है, 2 दिन सोए भी नहीं, और अहम तैनाती हुए भी रहा हूँ, SHO भी रहा हूँ लाहौर में, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी रहा हूँ। रिसेंटली मेरी लास्ट पोस्टिंग CIA में थी और मेरा पहला तजर्बा था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब था। और मैंने ड्यूरिंग डैट पोस्टिंग में मेरे पास एक ही तफ्तीश थी, यानी कि पूरे CIA की पोस्टिंग में ओवरऑल अंडर सेक्शन 302 एक मर्डर की तफ्तीश थी। मर्डर की तफ्तीश? जी, मर्डर की, और उसमें एक FBR का एक जो एम्प्लॉई है वो मर्डर कर दिया गया। उसकी एक विरासती जगह थी 22 मरला, उस जगह पे कब्ज़ा ग्रुप, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अगर मैं उनका नाम लूँगा ले लें तो डिस्ट्रिक्ट शोहपुरा और डिस्ट्रिक्ट लाहौर की तमाम पुलिस उनको जानती है। वो फैज़पुर खुर्द जड़ावाला रोड पे, फैज़पुर खुर्द, यहाँ से शुरू हो जाए और शर्कपुर की पट्टी से थोड़ा सा आगे फतोवाला तक, यहाँ के बुचड़ और कच्चा फैमिली के लोग हैं। ये मुश्तरका तौर पे ऑपरेट करते हैं। जिनके क्या नाम है उनका? इनमें माजिद बुचड़ है, मिठू बुचड़ है, हाफसानी ग्रुप है।
काफ़ी जगहों के ऊपर नॉमिनेट है और बहुत बड़ी सीआर है। जी, इनका रिकॉर्ड लाहौर में भी और डिस्ट्रिक्ट शेखोपुरा में मौजूद है, और मैंने भी अपने तौर पे इनका रिकॉर्ड जितना भी है वो कलेक्ट किया था। मेरे पास पड़ा भी हुआ इनका रिकॉर्ड, इनके ख़िलाफ़ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और ख़ास तौर पर लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करने के लातादाद मुकदमे मौजूद हैं। आपके साथ इस इन्वेस्टिगेशन करने पर, मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन करने पर क्या जुल्म हो गया? सर एक्चुअली हुआ यह है कि मैंने इनको बड़ा पुराना जानता हूँ। 2011 में मैं बीइंग इंचार्ज चौकी बेगम कोट रहा हूँ। राव सरदार अली साहब मेरे आईजी पंजाब रहे हैं उस वक्त। राव सरदार साहब जी, उस वक्त मेरे डीआईजी ऑपरेशन बड़े क्रेडिबल अफसर। जी, ये कोई शक नहीं है इसमें। और 2011 में उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बुला के इन्हीं के ख़िलाफ़ टास्क दे के मुझे चौकी इंचार्ज अपॉइंट किया था 2011 में बेगम कोट। और मैंने इनके ख़िलाफ़ पूरा कानूनी जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इनको जैसे भी करके जी रोका, और इनके ख़िलाफ़ पुलिस मुकाबले के FIR और दहशतगर्दी के FIR मेरी मदयत में मौजूद हैं। बाद में मुझे थ्रेट भी किया गया, इवन डैट कि मैं जब दहशतगर्दी कोर्ट में शहादत पे या बहस की तारीख पे जाता रहा, ये मुझे थ्रेट करते रहे, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ही मैंने उसको जैसे भी करके मैंने कवर किया। और मैं इनको जानता था, और चूँकि तफ्तीश आ गई मेरे पास जब मैंने इन बंदों को देखा, और मेरी रेड में जो मैंने इन पे रेड किए हैं कंडक्ट, यानी कि फतोवाला, कोट महमूद, शरपुर शरीफ और फैज़पुर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंने तकरीबन डेली बेसिस पे मैं तकरीबन पुलिस के लिए नो गो एरिया गिना जाता है ऑलमोस्ट। जी, फैज़पुर में तो ऐसा है कि वहाँ पे एक बात तो ये मशहूर थी कि वहाँ पे अगर पुलिस जाती है, बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का इलाका है और चौकी कोट नूर शाह उसको बेसिकली उसकी जुरिस्डिक्शन है, तो कहा जाता था कि पुलिस जाती है वहाँ पे और वो आगे से ये लोग पुलिस पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, और ऐसा होता रहा है। इसकी बड़ी नज़ीरें मिलती हैं। हाँ जी, ऐसा होता रहा है। लेकिन मैंने जितने भी रेड किए, इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरी हर रेड के साथ मुद्दई मुकदमा साथ था। कोई एक रेड ऐसी नहीं है कि जिसमें मुद्दई मुकदमा साथ नहीं। हाँ, ये जालिम लोग हैं, ये जुल्म और जबर करने वाले लोग हैं और गरीबों पे जुल्म करते हैं। ये पूरी पट्टी पूरा ये इनका काम ही ये है कि लोगों की प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, लोगों के रकबों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। आज ये लोग करोड़पति हैं। मैंने इनके खिलाफ मैक्सिमम जो कर सकता था मैंने रेड किए। इवन डैड के इनके जो अजीज़ थे उनकी 1-2 टेक्सटाइल मिल 302 की तफ्तीश है, इसमें आपने कितने रेड? इसी की बात करूँ, 8 से 10 रेड किए हैं मैंने। बंदे पकड़े? जी, इसमें तकरीबन 2 बंदे पकड़ के मैंने जेल भिजवाए। उसके बाद इनमें 2-3 बंदे ज़मानत पे थे, उनकी मैंने ज़मानतें खारिज करवाई। तो यार पूरी दुनिया पैसे लेती है, पैसे लेके आपने भी छोड़ देना। सर बात ऐसे है कि कोई काम अपना घर नहीं नजर आया। कुछ काम ऐसे होते हैं ऊपर पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्या असल हुआ आबिद भाई आपको इस ईमानदारी? कुछ नहीं सर, बात ऐसे है कि ये जो लोग हैं, इन्होंने मुझे बड़ी ऑफर्स की हैं और मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ज़राए से मेरे डिपार्टमेंट के ही लोगों के ज़रिए मुझ तक पैसों की ऑफ़र आई कि बेगुनाह कर दें हमें। लेकिन मेरा अल्लाह शाहिद है, अल्लाह गवाह है कि ये बंदे उसमें गुनहगार थे। और जो बंदा इन्होंने मारा है उसकी डेड बॉडी को हेड बल्लोकी के मुकाम पे बोरी में डाल के, हेड बल्लोकी से एक नहर निकलती है, DS नहर उसको कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर की तरफ जाती है, उस नहर में उन्होंने बॉडी फेंकी। मेरे पास जब तफ्तीश आई, मुलजमान ऑलरेडी 10 दिन का रिमांड काट चुके थे, सिर्फ मेरे पास 4 दिन का टाइम था। उन 4 दिनों में मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। मैंने हेड बल्लोकी से स्टार्ट किया अपना पैदल सफ़र, और मैं जहाँ तक वो नहर जाती थी, वो छांगा मंगा के एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ से वो डाइवर्ट हो जाती है 2 हिस्सों में, वहाँ तक मैंने पैदल राउंड किया। वहाँ के 7 थाने हैं उस नहर को लगते, 7 थानों में गया सिर्फ इसलिए कि मकतूल की बॉडी मिल जाए। एटलीस्ट रफ़ीक ASI थाना सराय मुगल डिस्ट्रिक्ट कसूर वो शहीद हो चुके हैं, और जनवरी में आई थिंक सो पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें वो शहीद हुए फायरिंग से, और उन्होंने एक डेड बॉडी रिकवर की हुई थी। वो मैंने कार्रवाई जब देखी थाना सराय मुगल में, तो जब मैंने, हमारे पास बेसिकली 10 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने मैच करना होता है डेड बॉडी के साथ, अगर डेड बॉडी नाकाबिल शनाख्त है तो 10 पॉइंट्स उसके मैच करके जब मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया हुआ था क्लियरली कि ये बंदा मर्डर हुआ है। ठीक है, तो अब उसका मुंह खुला हुआ था और
मुलजमान की जब मैंने इनकी इंटेरोगेशन की तो इन्होंने भी यही कहा कि हमने बंदे को गले में फंदा दे के कपड़े को, उसका अपना जो परना होता है जो गांव के लोग होते हैं मुम्मी रखते हैं अमूमन बाद, उसका वो फंदा बना के उन्होंने उसको मार दिया था। और ये वाक़या हुआ था शाहदरा के इलाके में एक टेक्सटाइल मिल में। वो बुच्चड़ फैमिली है बेसिकली, उनका वो चचाजाद या खालाजाद भाई है, अंसर नाम है उसका। और मैंने सर उसके बाद ये है कि इसलिए मेरी ज़ात को इन्होंने बिना कुछ सुने, बिना मेरा वर्जन बयान किए, क्योंकि मैं बीमार क्राइम हूँ। सीन आपने विजिट कर लिया हुआ था? जी मैंने सारा किया A to Z। उसमें एक गाड़ी रिकवर हुई। गाड़ी बेसिकली जो मेरे से पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे थाना लोअर माल के, उन्होंने वकूआ से 3 महीने बाद वो गाड़ी रिकवर की। तो मुझ पे ये एतराज़ उठाया गया कि आपने गाड़ी फोरेंसिक क्यों नहीं भिजवाई। अच्छा, मैंने जाके अपने सीनियर्स को कहा कि सर एक कॉमन सेंस की बात है, इन्वेस्टिगेशन का तो बड़ा दूर का सवाल है कि एक वकूआ हो गया, वकूए के बाद 3 महीने बाद तफ्तीशी जो है वो गाड़ी कब्जे में ले रहा है। 3 महीने में 600 दफ़ा गाड़ी धुल गई और मुलजमान के इस्तेमाल में रही। तो DNA का तो कोई जवाब, क्राइम के सारे एविडेंस सबमिट गए, ख़त्म हो गए। तो सर उसमें तो कोई जवाब नहीं बनता उसको भेजने का। एक तो ये मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया, दूसरा इल्ज़ाम मुलजमान ने मुझ पर एप्लीकेशन दी। ये इल्ज़ाम किसने आयद किया? जी मुलजमान, उसी मर्डर के मुलजमान ने, जो मुझसे तो खैर बहुत ही तंग थे ना, इसलिए तंग थे कि मैंने सर उनकी टेक्सटाइल मिलें बंद करा दी, मैंने उनके घरों को ताले लगवा तमाम दिए। नाजायज़ धंधे बंद करा। जी मैंने उनके डेरे बंद करवा दिए। और मैं फ़र्द वाहिद हूँ और मैं आज भी उस मुकदमे के मुद्दई को बुला के पूछा जाए कि वो मेरे साथ जाता रहा है, और तमाम रेड में आज भी वो मुझसे मिलने आया है आज भी। आपको डिसमिस क्यों किया? सर डिसमिस मुझे मुलजमान की दरख्वास्त पे किया। मुलजमान ने ये मुझ पे इल्ज़ाम आयद किया। 2 का मुकदमा, FBR का मकतूल जी मकतूल, और ये कब्जा ग्रुप सारा, और ये उस मुकदमा में गिल्टी डिक्लेयर हो चुके हैं सर, गिल्टी डिक्लेयर हो डिक्लेयर हो चुके आपने हैं। अपने हाथों से लिखा? जी मेरे बाद जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने भी फाइंडिंग में गिल्टी जी फाइंडिंग में इनको गिल्टी की है, और ये सारे उसमें गुनहगार हुए हैं। और इन्होंने एडमिट भी किया था कि हमने बंदा मार दिया। और बड़ा ये एक होता है कि मुलजम कोई भी मुजरम हो, वो जब जुर्म कर लेता है बाद में थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। तस्वीर और सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं टेलीविजन स्क्रीन पे? आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन उनका रिकॉर्ड मेरे पास है पड़ा हुआ। कुछ चीज़ें, ये तो इत्तेफाक से मैं अभी उसकी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जी मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर जाके मैम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे जब SHO थे, और ये कितना एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर था, और ये कितने खूबसूरत हैं, और आज भी कितने सर्जरी, मेजर सर्जरी के बावजूद भी फिट हैं। और पुलिस ने एक SP या फिर एक रैंक या कोई एक शख्स जब ज़िंदगी को इस तरह बुरे तरीके से डिफ़ॉल्ट करता है, तो नाजरीन किसी की ज़िंदगी को किस तरह खा जाता है, उस पुलिस ऑफिसर की लाइफ को कैसे तबाह कर देता है कि वो ऊबर चलाना शुरू कर देता है। 8 महीने कैसे गुजारा? सर पहले तो मैं कुछ 4 माह बीमार रहा, मेजर सर्जरी थी, 3 महीने ओपन बाउंड सर्जरी थी। डॉक्टर ने बेड से नीचे उतरने से मना किया था, मैं बेड पे रहा 4 महीने। तो मैं पता नहीं, अल्लाह ही जानता है कि कैसे गुजारा हुआ। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। जब मैं उठा तो मेरे पास कोई ज़राया नहीं था। अगर मैंने हराम की कमाई होती या मेरे पास इतने पैसे होते तो आज ये मैं क्यों चलाता, सिर्फ अपना गुजर बसर करने के लिए, बच्चों के लिए। दिलेर अफसर, और मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा लड़खड़ाया था और मैंने कहा कि यार ये ज़िंदगी ख़त्म कर लो, लेकिन एकदम से मेरी बेटियों की तस्वीर मेरे सामने आई, मेरी बच्चियों का जब चेहरा सामने आया तो मैंने आए औलाद जीने पर मजबूर कर दी। सिर्फ एक सोच आई कि आज मेरी ज़िंदगी में मेरी बच्चियों को कोई नहीं पूछ रहा या बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा, तो खुदा न खास्ता अगर मैं अपने आप को कुछ कर लेता हूँ तो बाद में ये कहाँ जाएंगे। तो वो सोच ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, ताकत दी, और मुझे कुछ ना नज़र आया तो मैंने बाइक चलानी शुरू की। 3 महीने हो गए हैं मुझे ऊबर पे सर्व करते हुए। मैं डेली जब घर जाता हूँ तो अपने बच्चों के लिए 1-2 वक्त की रोटी ले जाता हूँ सर, जैसे भी। आबिद, मुझे ये नहीं समझ आती, मुझे जो अभी तक सारे किस्से की समझ आई है वो ये समझ आई है कि जब FBR के मकतूल की आप तफ्तीश कर रहे थे और ये जो मिट्टू वगैरह हैं इनको आप गिल्टी कर रहे थे, इनको पकड़ रहे थे और इनको बेनकाब कर रहे थे, और उस दौरान वो आपके ख़िलाफ़ रिट भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। इसका मतलब ये है कि आपकी
इतनी ख़तरनाक सर्जरी के बावजूद आपके वालिद मोहतरम, आपने बताया कि ASP साहब के पास, आसम इफ्तिखार साहब के पास आपका बेटा गया, रोए भी वहाँ पे कि मेरे बेटे की सर्जरी है, वो नहीं आ सकता। उन्होंने फिर आपको डिसमिस कर दिया। क्या वो बायस हो चुके थे? क्या वो मुल्ज़मान के कहने के प्रेशर में आ चुके थे, या फिर कोई और अवामल थे? 302 का मैटर हो, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा। मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, और इसका जो मुद्दई है उसको इतनी बड़ी इंक्वायरी अगर होल्ड करनी थी तो चले, मैं तो मजबूर था, मैं तो हॉस्पिटलाइज था और मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। मुद्दई को बुला लिया जाता, मुद्दई से पूछ लिया जाता, जो हर रेड में मेरे साथ था, मुद्दई को भी नहीं बुलाया गया। उसको भी नहीं बुलाया जी, उसको भी आज तक नहीं बुलाया गया मुद्दई को, इसीलिए तो वो रोते हैं, चीखते हैं। आसिम इफ्तिखार साहब को आपको डिसमिस करने का क्या फ़ायदा हुआ? उन्हीं के डिपार्टमेंट ने, एक इंस्पेक्टर ने जब आपकी तफ्तीश को अपने चार्ज में लिया, उन्होंने भी तो गिल्टी किया उन मुल्ज़मान। जी, गिल्टी किया है, वो गिल्टी डिक्लेयर हो चुके हैं, चालान सब सब। आपकी कोई गफलत तो नहीं थी? सर, गफलत इसमें क्या होनी है, बाज़ का तो होता ऐसे है कि जब हमारी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, बाज़ का तो ऐसे होता है, हमें महसूस होता है, बड़ा नज़र आ जाता है कि हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। उसके पीछे रीज़न क्या होती है, वो एक कॉमन सेंस की बात है, अप्रोच। आप भी समझ सकते हैं अप्रोच कि वो जो मुल्ज़मान है, अगर उनके बारे में पता जो की जाए, अगर आप भी पता करें तो आपको इल्म हो जाएगा कि वो लोग हाईली अप्रोचफुल हैं और पैसे वाले लोग हैं। बंदा बर्बाद है जी, बंदा मारना तो कोई बात ही नहीं है जी, कोई एक बंदा नहीं उन्होंने मारा, उन्होंने कई बंदे मारे हैं और कई बंदों को तो ज़ख्मी किया उन्होंने। मुमकिन है कि अगला निशाना आप पर मैं हूँ सर, ये इस प्रोग्राम के बाद। मैं मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे प्रिपेयर हूँ। जब मैं पेश हुआ हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पेश हुआ और मैंने आर्गू करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मेरी बात नहीं जब सुनी गई तो मैं खामोश हो गया। तो ही गिव मी शट अप कॉल और उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। मैं चुप करके बाहर आ गया। मैंने सिर्फ एक ही बात उनसे करनी थी कि सर, जो इस इंक्वायरी में मुझे शामिल नहीं किया गया, मेरी वो इंक्वायरी करवाई जाए। मैं उस इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं अपने पास हर वो सबूत ओपन कर लें, उस ओपन कर लें और हर वो प्रूफ। ये तो आसिम इफ्तिखार भी कर सकते हैं, वो बाख्तियार है। सर, वो अभी वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो मेरी पनिशिंग अथॉरिटी है। अच्छा, पनिशिंग अथॉरिटी। अब वो नहीं कर सकते। अभी मेरी रिसेंटली जो अपील है वो ऑनरेबल सर CCP साहब लाहौर के पास है और मैं पूरा होपफुल हूँ। मुझे उम्मीद वो तो इंशाल्लाह ताला कि वो मेरी बात सुनेंगे। और मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूँ कि अगर इस मुकदमे में जो मुल्ज़मान जिन्होंने मुझ पे एप्लीकेशन दी, अगर वो बेगुनाह हो गए हैं तो मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा सर काट दिया जाए, मुझे परवाह को नहीं। लेकिन अगर वो गिल्टी हो गए हैं और मर्डर उन पे साबित हो गया है तो फिर ऐसे मुल्ज़मान की वो तो कहते हैं कि आप आए ही नहीं इतने दिनों। नहीं सर, ऐसी वो मैं बता रहा हूँ आपको कि तब तफ्तीश मेरे पास से तब्दील हो गई। जवेद सदीक साहब मेरे DSP CA को सदीक, हाँ, बड़े वो काबिल अफसर, बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट। और मेरे साथ इस तफ्तीश में प्रॉपर एक एक बात पे सर से मैं मशवरा करता था और उनको पता है इन मुल्ज़मान के बारे में भी, इस केस के बारे में भी। इत्तफाक से उनका तबादला वहाँ से हो गया। जब उनका तबादला हुआ तो थोड़े दिन बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरी बीमारी कुछ ऐसी थी कि मैं अब वो ओपनली माइक पे कोई ऐसी जगह है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसको मेडिकल साइंस में फिशर कहते हैं। बड़ी पेनफुल और बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है। उसकी मेरी सर्जरी जो हुई थी 4 महीने लग गए। इनिशियल स्टेज पे जब मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल था, तो तब इंक्वायरी करवाई जा रही थी। जब नौकरी चली गई, नशेबो आप थोड़े से तंदुरुस्त भी हो गए, क्या नशेबो? सर, नशेबो फराज तो जो एक बाल बच्चेदार आदमी होता है उसकी ज़िंदगी में क्या नशेबो फराज आने हैं। सबसे पहली बात होती है बच्चों की भूख, घर का किचन, उससे बढ़ के कुछ नहीं। और मेरे लिए उस वक़्त सिर्फ बच्चों का किचन पूरा करना ही ज़रूरी था। मैं एक ऐसी बात बताना चाहूँगा सर कि जो शायद मेरे बेटे को भी नहीं लगा। मेरा बेटा हॉस्पिटल मेरे साथ रहा। मेरा ऑपरेट 7 मई 2022 को हुआ था और वो मेरा ऑपरेट कैसे हुआ और वो ऑपरेशन के पैसे कैसे आए, ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बता देगा। हिजाज हॉस्पिटल लाहौर एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है। ट्रस्ट हॉस्पिटल बता दें आप, अपने दिल का बोझ हल्का कर बता दें। जिंदगी में मर्दों के साथ, इंसानों के साथ ही हादसे मेरी मजबूरी बन गई सर कि मेरी बीमारी इतनी मेजर थी कि
नहीं थे पैसे मेरे पास, डिसमिस हो चुका था डिपार्टमेंट से और मुझे ट्रस्ट में से जाके अपना ऑपरेट करवाना पड़ा। अब आगे की कुछ कहानी मैं बयान कर देता हूँ, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग में रहते हुए 25 साल गुजर गए और मैं आबिद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहायत ही बड़े बाप की औलाद है। ये जब बेरोज़गारी के दौर शुरू हुए तो फिर बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाब के साथ दोस्तों ने नवाजा। बंदा आवाज़ दे देता, दोस्तों को बता देता है कि यार मैं इस मुश्किल में हूँ। ऐसी ऐसी बातें की गई जो मुझसे नहीं कही जाती, अदा नहीं की जाती। जबकि मुश्किल हालात में तो दोस्तों को ये कहना चाहिए कि यार अब हम तुम्हारे दोस्त हैं, पहले तू हमारा दोस्त था। जब ये SHO था तो सारे सलूटे मारते थे, सलामे मारते थे, हर बंदा अपना काम लेके आ जाता था और ये उनका जायज़ काम फ़ौरन से पहले कर देता था। जबकि महकमा पुलिस के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं कि जायज़ काम भी फौरी तौर पे हो जाए, ये सबको पता है। दोस्तों ने तो मंगता और पता नहीं क्या कुछ और बेकारी और कैसे कैसे अल्फाज, और एक दो लोगों ने तो मुझे शर्म से कहना पड़ता है कुछ ऐसे लफ्ज़ कह दिए, काश मैं उनको ये मुंह पे खड़ा होकर कह सकूं कि खुद अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। ये वक्त अगर आप पर आ जाए तो कैसी गुजरेगी। मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी पेट के ऊपर गीले कपड़े बांध कर भूख काट कर गुजारे किए हुए, अपनी बच्चियों को भूख से तड़पते देखा हुआ। मैं नशेबो फराज को बहुत करीब से जानता हूँ, मुझे इल्म है, ये मेरा भाई वाल रहे हैं ये सारे नशेबो फराज, और मैं जानता हूँ कि आबिद के साथ क्या कुछ हो चुका है। आपको ये अपील करना चाहते हैं? मेरी सिर्फ यही हम्बल सबमिशन है मेरे सीनियर से कि काइंडली मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, मेरी बात सुनी तो जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें पहले भी बेगुनाह था, आज भी बेगुनाह हूँ, और मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि ऐसे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मैं पहले भी दीवार बना था, मैं आइंदा भी बनूँगा। लेकिन एक ही इस्तदा है कि मतहत को अपनी बात मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए, वो अपनी बात पूरी करे, उसको वेरीफाई करें। अगर वो दैन गिल्टी नज़र आता है बेशक उसको गर्दन उड़ा दें, कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरा वर्जन नहीं सुना गया, और इसमें ऐसे मुल्ज़मान जिनका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके कहने पे मुझे डिसमिस कर देना, और वो भी तब करना, ये यूनिफॉर्म की तौहीन है। तब करना सर जब मेरे बच्चे बड़े चुके हैं। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं ये ना चलाऊं तो क्या करूं मैं? आप कहे ना कि ऊपर चला रहे हैं, क्यों इसमें घबरा रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं। सर मैं जब मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई तो अर्ली मैं 2-3 दिन निकला, और मैं बड़ा चेहरे पे मास्क लगा के फिरता था कि यार मुझे कोई देख ना ले। फिर जब मैंने देखा ना कि मेरे 2-3 दिन मैं 10, 12, 14 घंटे चलाता हूँ तो मैं 1000, 1200, 1100 तक कमा लेता हूँ, तो मेरे घर पे खाना पकना शुरू हुआ मेरे हाथों की मेहनत से। तो तब मैंने फिर शर्म महसूस नहीं की। तब से लेके आज अच्छी बात है, 3 माह हो गए हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरी। इसके अलावा भी मैं काम ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई और काम मिल जाए तो चंद घंटे मैं ये चला लूँ, कुछ वो काम कर लूँ। लेकिन मेरी सिर्फ मेरे सीनियर से यही रिक्वेस्ट है और मेरी हम्बल सबमिशन है कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ। और सिर्फ आप कुछ ना करें, उन मुल्ज़मान का बैकग्राउंड चेक कर लें। अगर वो मुल्ज़मान, उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, उनका नाम बीइंग अ क्रिमिनल जाना जाता है, तो फिर अपने ही मतहत के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई कर जाना ये इंसाफ की बात नहीं है, ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करता। आप इंसाफ की अपील कर रहे हैं? मैंने इंसाफ की अपील की है, और इसी केस में, मर्डर के केस में, तब जब मुद्दई मुकदमा है उसको बुला के पूछ लें। सबसे बड़ी अहमद जिसका मरा होता है ना जी, कोई जिसका कत्ल हुआ होता है, वो झूठ नहीं बोलता, और उसकी कैफियत क्या होती है मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो जितना कर सकता था मैंने, जब मैं जॉब में था, जब मेरे पास तफ्तीश थी, उस बेवा के लिए, उसकी बच्चियों के लिए जो कर सकता था, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के, सिर्फ उसकी मैंने रजामंदी और खुशनुदी के लिए मैंने किया। आप मुझे ये बताएं कि अपील तो हो गई, वो लोग जिन्होंने आपको बेइंतहा तानाकशी और दुश्मन दराजी का शिकार किया, उनके बारे में कुछ कहेंगे कि ये खामोशी? नहीं यासर भाई, मेरा एक वसी हल्का है बाब है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
जब एक सब इंस्पेक्टर आप पर उंगली नहीं उठा सकता, उसकी इतनी जुर्रत नहीं है, जो आपके अंडर काम करता है, तो एक मामूली सा जर्नलिस्ट आपके ऊपर क्या उंगली उठाएगा? उसकी क्या हैसियत है? मैंने रातों रात उठवाया जाना है या अपने साथ कोई ऐसा सलूक करवाना है जिसके बाद मैं खुदकुशी करके मर जाऊं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला कर दिया, वो जल्दबाजी इसकी ज़िंदगी खा गई है। आप तो सिर्फ रिव्यू नहीं कर सकते, आप तो पनिशमेंट अथॉरिटी हैं, लेकिन अब जो बाकी आला अफसरान हैं, खुदारा वो रिव्यू कर लें। पीएसपी अफसरान के बारे में ये परसेप्शन थी कि वो बात नहीं थे सुनते, यहाँ तो आप रैंकर हैं, आप तो हर दौर से गुजरे हैं, हर सीढ़ी को पहचाना है आपने, हर कदम की शनासाई है आपको, आप ये कर गए। लेकिन आगे अब इनकी अपील सुनी जानी चाहिए और इनको बहाल किया जाना चाहिए ताकि दलेर पुलिस अफसरान माशरे में उनकी किल्लत ना हो, वो माशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और अपना सीना पेश कर दें शहादतों के लिए भी। बस इतनी सी दरख्वास्त है। ये तकलीफ़ दे कहानी सुनाना मेरे बस से बाहर था, मगर हिम्मत करनी थी, कर ली है, सुना दी है, डर खौफ मुझे किसी का नहीं था। नाज़रीन, अगर आपको इस शख्स में कहीं भी कोई कबाहत नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लिखें, लेकिन अफसरान आप गौर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।